सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। चलिए बच्चों, आज का जो वीडियो जो है अतीत से वर्तमान किताब का भगवाध्याय नए साम्राज्य राज्य, जो कि 6 वर्ग का है। और पिछले वीडियो जो भी हम लोग जो है इस अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं, आप लोग हम बताने का पूर्ण से भी प्रयास किए हैं। बच्चों, आज जो है समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त पर जो है चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त का जो है 455 से लेकर 467 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है। इसमें कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। ठीक ना बच्चों, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त का स्कंदगुप्त जो है शासक बना। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर, आप चूंकि पुष्यमित्र कौन थे इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी चाहिए। तो पुष्यमित्र जो थे वह, इस संबंध में पुष्यमित्र के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है कि वे नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था जिसे पुष्यमित्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पुष्यमित्रों के बारे में जानकारी का बहुत ही अभाव है, ठीक ना। तो इसलिए जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था जिसे कि पुष्यमित्र के नाम से जाना जाता था। ठीक ना बच्चों। तो उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत में हुनों के आक्रमण शुरू हो गए, ठीक ना। और आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुनों को भी पराजित किया और शकादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त को जो है शकादित्य की उपाधि धारण की गई, ठीक ना। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया, ठीक ना बच्चों। इस तरह की जो शासनकाल थे इसका जो पतन हो गया था। और आप लोग इस संदर्भ में आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग किताब को जो है 2-4 बार पढ़ेंगे ताकि आपको जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ आप लोग समझ में आ जाएगा। अब रहा सवाल कि हुनों के बारे में भी आपको कुछ हम जानकारी दे देते हैं। हुनों का साम्राज्य जो था एशिया से खेतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान था, ठीक ना। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तुर्मान था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम हुन शासक जो भारत को रुख किया था, आक्रमण किया था, वह कौन था? तो तुर्मान था, ठीक ना। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था, ठीक है। घृणा का भाव रखता था, जिसने कई बौद्ध भिक्षुकों की हत्या कर दी और उसने बौद्ध विहार नष्ट किए जो संभवतः शिव धर्म का अनुयायी था, ठीक ना। इस तरह के हुनों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं गुप्त का शासन कैसा था। गुप्तों का शासन कैसा था, यहाँ पे 4 पॉइंट आते हैं। गुप्तों का शासन के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त है। तो गुप्तों का प्रशासन कैसा, ठीक ना बच्चों। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की थी। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक ना। शासन का प्रधान राजा था जो प्रजा की सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और आमंत्रित अधिकारी होते थे। राजा की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था, जो टैक्स के रूप आजकल से टैक्स कहा जाता है, उसे कर लगान कहा जाता है। राज्य की समस्त भूमि राजा के संपत्ति मानी जाती थी। अतः उपज का 1/3 मैंने 1/3, ठीक ना, 1/3 भाग होता तो क्या था? कर का रूप था। अर्थात से कर उपज के 1/3 कर के रूप में दिया जाता था।
और यही लगान की राशि थी राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्रों को लौटा कर उन्हें कर देने पर बात कर दिया था। ठीक है बच्चों, कर देने वाले या शासक और स्वामी अधिकारी सामंत कहलाए। जो इसके जो कर देने के जो अधिकारी होते थे वे सामंत कहलाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामंत किसे कहते हैं, क्वेश्चन में पूछ देता है। राजा के जो कर देने वाले जो अधिकारी होते थे, जो कि जो राजा जो है हमने खेती जो है उनको दे दिया था और कर के रूप में किसानों से वो खेती कराते थे और किसानों से कर को इकट्ठा करके वे अधिकारी राजा को जो है कर देते थे, वही सामंत कहलाते थे। ये भी आप लोग को जानना चाहिए, ठीक ना। मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का प्रशासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण, तो थोड़ा आप जान जाइए। सामंतवादी जो प्रथा जो है प्रभावी रूप से जो प्रभावशाली हो गई और एक विकेंद्रीकृत का जो है स्वरूप ले ली, तो यही जो है आगे चलकर साम्राज्य के पतन का कारण भी बन गई। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई का देश कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक कई इकाई को मुक्ति कहा जाता था। उस समय मध्य का उल्लेख मुक्ति के रूप में मिलता है। मुक्ति के पदाधिकारी उपरीत कहलाते थे। इसके नीचे की इकाई विषय संबंध जिले के रूप में थी, जिसे पदाधिकारी के विश्रामती कहा जाता था। जिसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, तो सबसे छोटी इकाई आज के भी समय में ग्राम होती है, इसे गांव कहा जाता है। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग जो है आप लोग जिस तत्व को हमने अभी बताया है, इस तत्व को जो है एक एक करके सुनेंगे और इसमें से अंडरलाइन करके किताब के माध्यम से सहारा लेंगे और इस चीज़ को भली भांति समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ये चीज़ जो है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जो टॉपिक है। तो बच्चों आज आप लोग घर पे इस टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानने का जो है प्रयास भी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।